हेलो स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से आज हम लोग डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम और इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और जो कुछ आप डायग्राम देख पा रहे हैं इन पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे और हम लोग इसके मेन पार्ट पर पहुंचते हैं। सो फेजर्स और सिंपली कॉल्ड फेजर डायग्राम्स, दोनों पर हम लोग बात करते हैं। फेजर्स एंड फेजर्स डायग्राम। सो व्हाट इज phasor diagrams? A rotating vector that represent a sinusoidally varying quantity is called a phasor. थोड़ा समझना है यहाँ पर क्या है और रोटेटिंग वेक्टर। चलिए, ये रोटेटिंग वेक्टर क्या है इस पर अभी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे बिगिनिंग में मैं आपको समझा देता हूँ। ये रोटेटिंग वेक्टर है इलेक्ट्रिक करंट, एसी एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि ये दोनों तो वेक्टर नहीं होते हैं, ये दोनों स्केलर होते हैं। यस, ये दोनों स्केलर होते हैं। मैं इस पर आपको बताऊंगा कि इन्हें क्यों रोटेटिंग वेक्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ साइनसॉइडली वेराइंग क्वांटिटी। आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि किस तरह से ये साइनसॉइडल कर्व को दिखलाते हैं, उस नेचर को दिखलाते हैं। आपको मालूम है साइनसॉइडल कर्व कैसा होता है, साइन का जो ग्राफ होता है दैट इज साइनसॉइडल, राइट। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिस वेक्टर इज इमेजिन टू रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी जो है वह एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल है एंड इट्स लेंथ रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी है उसका लेंथ दैट इज द मैग्नीट्यूड, इट रिप्रेजेंट्स द लेंथ रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ that is the amplitude and its projection upon a fixed axis gives the instantaneous value of the quantity। और साथ साथ देखिए अभी जब तक हम लोग और आगे नहीं बढ़ेंगे थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या हो रहा है। कह रहा है कि आपने पढ़ा होगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ये जो आई है, आई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आई नॉट क्या है, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। उसी तरह से करस्पॉन्डिंग ई का अगर हम बात करें ईएमएफ की, तो द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, बट ई नोट इज द पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। तो इस तरह से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है, राइट। द लेंथ रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड। लेंथ कहाँ आप देख पा रहे हैं, आई नोट या ई नोट। एक्सप्रेशन नहीं, आगे हम लोग बढ़ेंगे, या लैंग्वेज आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एंड इट्स प्रोजेक्शन अपॉन द फिक्स्ड एक्सिस गिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू। प्रोजेक्शन क्या है, आई, आई इज द प्रोजेक्शन। आप उसको मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपको समझाऊंगा प्रोजेक्शन। द फेज एंगल बिटवीन द क्वांटिटीज इज ऑल्सो इज शॉन फेज एंगल। फिर से बात करता हूँ, द फेज एंगल बिटवीन द क्वांटिटीज। क्वांटिटीज फिलहाल अल्टरनेटिंग करंट एसी है और एक ईएमएफ क्वांटिटी है। दोनों का जो फेज का जो एंगल होगा उनके बीच का, दैट इज कॉल्ड फेज एंगल बिटवीन देयर फेजर्स। दो फेजर्स होंगे और एक अल्टरनेटिंग करंट और एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसे डिफाइन करने का जो तरीका अपनाया गया है इसे हम लोग इस तरह से बात करेंगे। अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज अ रोटेटिंग वेक्टर, जिसे फेजर्स कहा जाता है, अलॉन्ग विद द प्रॉपर फेज एंगल बिटवीन देम। एकदम आराम से समझिए क्या होता है। ये जो फेजर डायग्राम है क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करता है, साथ साथ वोल्टेज को भी रिप्रेजेंट करता है, जिनमें दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वह सेम होता है। सेम फ्रीक्वेंसी क्या होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक एनिमेशन के साथ। और कहता है एज रोटेटिंग फैक्टर, लगता है कि ये रोटेट कर रहे हैं अलोंग अ प्रॉपर फेज एंगल बिटवीन देम। दोनों के बीच का एंगल जो होगा अल्टरनेटिंग करंट का जो होगा वो हमेशा मेंटेन रहेगा। अगर जीरो है तो जीरो होगा, 30 डिग्री का एंगल है डिफरेंस उनके बीच का, वो कंटिन्यूस रहेगा। 40 डिग्री का, 90 डिग्री का, वॉट एवर, वह प्रॉपर रहेगा, चेंज नहीं कर रहा होगा। सो दिस डायग्राम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम और ऑल्सो कॉल्ड आर्गन डायग्राम। आइए मैं इस डायग्राम से थोड़ा सा आपको समझाता हूँ पहले। और ऑलमोस्ट क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिंग करंट का आगे चल करके। और भी जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स की बात करेंगे, रेजिस्टेंस सर्किट, कैपेसिटर सर्किट, इंडक्टर सर्किट, और इनका जो मिक्सअप होगा उन सारे सर्किट्स में आपको फेजर डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है एग्जाम्स में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको दिखाई पड़ेगा। और जानना और समझना बहुत आवश्यक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप एक याद रखेंगे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अपने ब्रेन पर सेट करके रखिए। अब देखिए इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो बातें देख पा रहे हैं मैं आपको दिखलाता हूँ। एक दिखाई पड़ रहा है ओ ए, यह क्या है,
यह ई एम एफ, ओ ए इज़ ई एम एफ। और ये जो लेंथ है इसे हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। देखिए ये जो आप ट्राइंगल देखने का प्रयास करिए, ओ ए एंड एम, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और ये जो पार्ट देख पा रहे हैं ओ एम, दिस इज व्हाट, अगर ये ओ ए है तो यह हो जाएगा ओ ए। और यहाँ पर आप यस राइट, ये जो एंगल है ओमेगा टी, इस ये साइड आप देख पा रहे हैं। थोड़ा आपको एनालाइज करना होगा कि अगर ये साइड होता तो ये जो नीचे वाला सरफेस है ये हो जाता ओ ए कॉस ओमेगा टी, लेकिन जस्ट उसके अदर साइड वाले पार्ट में, इस ट्राइंगल का अदर साइड वाले करने का मतलब ये जो ओ एम है वह हो जाएगा ओ एम, सॉरी ओ ए साइन ओमेगा टी। या इस ओमेगा टी को आप इधर कर दीजिए तो ये 90 माइनस ओमेगा टी होगा, और ये बन जाएगा ओ एम कॉस 90 माइनस ओमेगा टी, दैट इज़ फाइनली ओ ए साइन ओमेगा टी। तो आप याद रखिए दिस ओ एम इज ओ ए साइन ओमेगा टी, और ओ ए क्या है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू है, इसे हम लोग कहते हैं ई नॉट। इसे हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। आगे हम लोग बात करते हैं, यह जो देख पा रहे हैं ओ बी, ओ बी का वैल्यू क्या है, तो आप देख पा रहे हैं ओ बी का वैल्यू इन अल्टरनेट सॉरी इस ई एम एफ से ये फाई एंगल आगे है, लीड किया हुआ है। तो टोटल एंगल इस एक्स एक्सिस के कंपेयर में कितना है, तो यह है ओमेगा टी प्लस फाइव। यह एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओ एन, तो आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट ओ बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठंडे दिमाग से आपको थोड़ा कर लेना है काम। यह ओमेगा टी प्लस फाइव ये साइड है, और अदर साइड में जा कर के ओमेगा टी 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसा कुछ हो जाएगा, या फिर आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा तो आपने बहुत सारा काम वेक्टर्स जब आपने सीखा उसी वक्त आपने सीख लिया है कि एक इस पार्ट में अगर कोस आता है तो अदर वाले पार्ट में आपको साइन मिलता है। तो दिस ओ एन इज़ ओ बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और ओ बी का वैल्यू क्या है, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, दैट इज आई नॉट। आई नॉट को पीक वैल्यू कहा जाता है, और ई नॉट को भी ई एम एफ का पीक वैल्यू कहा जाता है। तो हमने देख लिया कि ओ एम इज ई, दैट इज जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, दिस इज ई एम एफ विच इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, या साइन ओमेगा टी हम बनाए हुए हैं। और जब हम आई नोट की बात करें, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं आई, दिस ओ एन इज आई एंड विच इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो आपको ये जो फेजर डायग्राम में समझ में आ रहा है कि ये जो नो राइट एक्सप्रेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, हमें को ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ गड़बड़ी है। अब आपको स्टडी और क्या क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है कि जो आगे चल करके आपको जानकारी के तौर पर होनी चाहिए। यहाँ पर दो फेजर हैं, एक है ईएमएफ और एक है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि ईएमएफ और करंट के बीच का एंगल क्या है, या फिर ईएमएफ के कंपेयर में जो अल्टरनेटिंग करंट है कितना एंगल लीड कर रहा है, मतलब कितना एंगल आगे चल रहा है या कितना एंगल पीछे चल रहा है। अभी हमने बताया कि इनका जो फेज एंगल है वो प्रॉपर होना चाहिए, चेंज नहीं है। और ये कंटिन्यूसली देख पाने कि रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों रोटेट कर रहे हैं। इनका बीच का जो एंगल है कंटिन्यूसली 5 बना रहेगा। ये तो बढ़ेगा, लेकिन ये जो एंगल है 5 कंटिन्यूसली बना रहेगा, चेंज नहीं करेगा। यह हमें ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपको पूछा जाएगा व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, दैट इज़ फाई। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा द अल्टरनेटिंग करंट इज लीडिंग और लेगिंग। लीडिंग मतलब इससे आगे है या पीछे है। तो आप देख पा रहे हैं हमें हमेशा ध्यान रखना है जो हमारा एरो है, और अक्सर आपको हमेशा हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमें देखना पड़ता है। तो हम लोग कह रहे हैं, हम कहेंगे दिस अल्टरनेटिंग करंट इज लीडिंग फाई एंगल कंपेयर टू ईएमएफ। तो इस तरह से हमें फेजर डायग्राम को समझना पड़ता है, और इसे ड्रॉ भी करना पड़ता है जैसा हमें ज़रूरत पड़ता है। चलिए आगे एक छोटी सी जानकारी हम लोग लेंगे फेजर्स के बारे में, और कि जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ दोनों तो स्केलर होते हैं, लेकिन इसे हम लोग रोटेटिंग वेक्टर क्यों कहते हैं। आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि वेक्टर में क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होते हैं और एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है, तब हम उसे वेक्टर कहते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो आपको अभी मैं समझाता हूँ, फिर इस पर मैं आऊँगा। तो सीधे हम लोग यहाँ पर आते हैं। दो इन फेजर डायग्राम वी रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज एज रोटेटिंग वेक्टर। उसे हम लोग रोटेटिंग वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। दीज क्वांटिटीज आर नॉट रियली वेक्टर देमसेल्व्स। अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज बोथ आर नॉट वेक्टर क्वांटिटी, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। ओके,
In fact, amplitudes and phases of the harmonically varying scalar combine mathematically in the same way as do the projection of rotating vectors of corresponding magnitudes and directions. देखिए ये लाइन को आपको थोड़ा समझना होगा। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एम्पलीट्यूड्स एंड फेजेस, इनके पास एक एम्पलीट्यूड है और फेजेस है, उनका एंगल है ऑफ द हार्मोनिकली वेराइंग स्केलर। हार्मोनिकली क्यों कहा गया? तो ये जो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनेगा वो हार्मोनिकली बनेगा, जो अभी मैं तुरंत दिखलाने वाला हूँ। हार्मोनिकली वेराइंग स्केलर, राइट, मैग्नीट्यूड जो होगा हार्मोनिकली वेराइंग होगा, साइनसोइडल होगा, एंड कंबाइंड मैथमेटिकली इन द सेम वे एज डू द प्रोजेक्शन ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर। ठीक है ना? इनका जो प्रोजेक्शन है वह एक लग रहा होगा कि इनका जो प्रोजेक्शन है वह रोटेट कर रहा है, इनका जो प्रोजेक्शन है वह रोटेटिंग करता है। आगे हम लोग समझेंगे ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आगे और एक बार फिर से डायग्राम में जाकर बताऊंगा कि आपको समझ में इतना तो ज़रूर आता है कि हम वेक्टर किसे कहते हैं, जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड हो। अगर मैं इस जो डायग्राम देख पा रहे हैं इस वाले की अगर हम बात करें, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अभी ईएमएफ का वैल्यू है ओ एम, जिसे हम लोगों ने ई लिखा है, और इनका कॉरस्पॉन्डिंग एसी का वैल्यू है आई, जो आप ओ एन के साथ इंडिकेट कर रहे हैं। बताइए मैग्नीट्यूड आपको मालूम है? यस राइट, मैग्नीट्यूड मालूम है। क्या मालूम है? दिस ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। मैग्नीट्यूड मालूम है। क्या आपको इसका डायरेक्शन मालूम है? यस, डायरेक्शन मालूम है। दिस ईएमएफ इज एट ओमेगा टी एंगल विथ एक्स एक्सिस। प्रॉपर एंगल आपको एकदम क्लियर मालूम है। अगर आपको करंट के बारे में पूछा जाए तो क्या इसका एंगल मालूम है? राइट, यस, आपको एंगल मालूम है। एंड दिस इज ओमेगा टी प्लस फाइव विथ एक्स एक्सिस से आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं द अल्टरनेटिंग करंट इज ऑलवेज लीडिंग फाई एंगल। तो आपको क्लियर यहाँ पर समझ में आ रहा है, वी हैव both magnitude as well as direction of alternating current and EMF. So these are treated as, here in the phasor diagram, these are treated as a rotating vector, but these are not really a vector. तो ये बात आपको समझ में आ गया why this is called rotating vector. ओके चलिए अब और कुछ जानकारी जो हमें नॉलेज में होनी चाहिए। इन एन ऐसी सर्किट द करंट में लेग बिहाइंड और लीड द वोल्टेज। जैसा हमने देखा ईएमएफ से अभी फाई एंगल आगे है, लीडिंग है, कभी कभी यह लेग भी होगा, पीछे भी जा सकता है, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सर्किट थ्रू विच द करंट फ्लोज। द कॉन्सेप्ट इज एनालॉगस टू द टू कार रनिंग एट द सेम स्पीड। कहने का ये तरीका है, समझाने का प्रयास किया गया है कि सपोज आप एक कार से जा रहे हैं ए, आपके आगे एक कार जा रही है बी, आपके पीछे एक कार जा रही है सी, और सभी का जो स्पीड है सेम है। आगे वाला कार आपसे 10 मीटर आगे है, पीछे वाला कार आपसे 10 मीटर पीछे है, सेम स्पीड से चलते रहिए। क्या होगा? आगे वाला कार हमेशा आपके साथ 10 मीटर क्या होगा? लीडिंग कर रहा होगा। पीछे वाला कार हमेशा आपके साथ 10 मीटर लेगिंग कर रहा होगा। तो ये बात कह रहा है कि करंट समटाइम्स लीड्स द ईएमएफ एंड समटाइम इट लेग्स द ईएमएफ। चलिए ऐसा क्योंकि आपको बार बार मिलता रहेगा, और हम लोग अब कुछ एनिमेशन देखेंगे। जैसा हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज ईएमएफ वोल्टेज है और ये करंट है। इस बार हम देख पा रहे हैं कि जो वोल्टेज है करंट से फाई एंगल लीड किया हुआ है, और अगर हम बात करें आई की इसके कंपेयर में, तो इस ईएमएफ के कंपेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाई एंगल ये लेग कर रहा है। ठीक है ना? इसके कंपेयर में, आई के कंपेयर में वी लीड किया हुआ है फाई एंगल, और इस वी के कंपेयर में आई फाई एंगल लेग किया हुआ है। ओके राइट। और देखिए अभी हम आपको दिखलाने का प्रयास करते हैं एक एनिमेशन। यहाँ पर आप देख डिफरेंट क्वांटिटीज़ देख पा रहे हैं। एक वाले को इमेजिन करिए, सपोज दिस इज ईएमएफ, दिस इज राइट, इसे आप करंट कह सकते हैं, अदरवाइज किसी को आप कह लीजिए कैपेसिटर, किसी को इंडक्टर कह सकते हैं। तो क्या होगा कि जब ये रोटेट करेंगे, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज जब ये रोटेट करेंगे तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ होगा, आप देख पा रहे हैं कि ये जितने सारे हैं 1 2 3, इन सभी का, ये ब्लू वाले का, पिंक और रेड वाले का, सभी का कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है वो साइनसोइडल है। कहने का मतलब ये हार्मोनिकल है। जो भी हार्मोनिक होता है उसका क्या होता है, वो साइन या कोसाइन के फॉर्म को, कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा कि ये साइनसोइडल है, तो ये तो हार्मोनिक है। ये आपको समझ में आ गया, इनका जो मोशन है वो हार्मोनिक है। अब जब ये प्ले होगा तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि ये इन्हीं का है, कैसे है वो आपको नज़र आएगा।
प्लस आप देख पा रहे हैं कि जिनका एम्पलीट्यूड कम है, इसमें से सबसे कम है ब्लू वाले का, तो एम्पलीट्यूड कम है। आप देख पा रहे हैं एक टाइम पर इनका एम्पलीट्यूड ये है, और रेड वाले का तो कुछ ज़्यादा है और पिंक वाले का थोड़ा और ज़्यादा है। तो इस तरह से जिनका यहाँ पर रेडियस कम है उनका कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड कम है, जिनका ये अपना रेडियस ज़्यादा है उनका एम्पलीट्यूड बढ़ा है, और पिंक वाले का सबसे ज़्यादा रेडियस है, एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है। इस तरह से हम लोग फेजर डायग्राम में समझेंगे। आइए और लास्ट में इसके डायग्राम को इसके एनिमेशन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं किस तरह से जो फिजिकल क्वांटिटीज़ रोटेट कर रहे हैं उनका कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ साइनसोइडल बनता जा रहा है, और सभी अपने फेज को मेंटेन कर रहे हैं, सभी अपने एम्पलीट्यूड में पहुंच रहे हैं पीरियोडिकली। और जिनका रेडियस कम है उनका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, जिनका रेडियस ज़्यादा है उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, और इनका जो अपना फेज़ एंगल है, फेज़ डिफरेंस, वो प्रॉपर मेंटेन है। जो फेज़ डिफरेंस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वर्स्ट फेज़ डिफरेंस आप इस वाले ग्राफ में भी देख पा रहे हैं। तो इतना समझना काफ़ी था, और चलिए आज का टॉपिक इतना ही है। फेजर डायग्राम को समझना ज़रूरी था, क्योंकि इसके बाद जो भी होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।